जहां एक तरफ पिछले 3 महीने में सेंसेक्स और निफ्टी ने 15% रिटर्न दिया, वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड भी उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। निवेश के लिहाज से सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है, यानी जोरदार कमाई के अच्छे दिन साफ दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए योर मनी भी आपको इस मौके का फायदा उठाने की न सिर्फ सलाह देता है बल्कि किस तरह आप ऐसे बाजार में निवेश की स्ट्रैटेजी अपनाएं इसका रोड मैप भी देता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ एडलवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग के चीफ फाइनेंशियल प्लानर शैलेश मुल्तानी। आपका स्वागत है शैलेश। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। नई सरकार का कई सेक्टर पर बढ़ा फोकस, क्या सेक्टर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का है ये सही समय, जानेंगे एक्सपर्ट की राय। एक साथ 50,000 रुपए लगाने हैं, बताएंगे कौन से फंड में करें निवेश। साथ ही बताएंगे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए ग्रोथ या डिविडेंड कौन सा ऑप्शन है बेस्ट। नई सरकार से कई उम्मीदें लगी हुई है, इकॉनमी में कई तरह के बदलाव भी हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के फैसलों का आपके निवेश पर भी असर पड़ता है। जाहिर है मोदी सरकार का फोकस पावर इंफ्रा चुनिंदा सेक्टरों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्या ऐसे में सेक्टर फंड में पैसे लगाने का सही समय है? क्या ये फंड आगे आने वाले समय में दे सकते हैं बेहतरीन रिटर्न? करते हैं इस पर चर्चा शैलेश के साथ। शैलेश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई सेक्टर्स में कई योजनाएं बन रही हैं, लगातार रोज कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। ऐसे में अगर हम अपने पोर्टफोलियो में सेक्टोरियल फंड शामिल करना चाहते हैं तो क्या ये सही रणनीति होगी, अगर लंबी अवधि का हमारा नजरिया है तो? देखिए, अगर हाल ही में अगर सेक्टर फंड्स की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इन फंड्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखें तो इनका जो रिटर्न्स जो है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के साथ मिलता जुलता है। ये फंड्स बिल्कुल अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो फंड है वो एक ही सेक्टर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसलिए होता ये है कि अगर ये सेक्टर चलता है तो फंड्स के रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं, अगर सेक्टर नहीं चलता है तो फंड्स के रिटर्न काफ़ी ख़राब भी हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि एफएमसीजी फंड है या कोई जैसे आईटी से क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, इन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और ये आईटी फंड्स या जो एफएमसीजी फंड्स हैं, इन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर हम इनके पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान दें तो इनके जो पोर्टफोलियोज हैं वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि 15 से 20 स्टॉक ही इस सेक्टर फंड में होते हैं और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कंपेयर करें तो उसमें कुल मिला के 30 या 40 स्टॉक तो होते ही हैं। तो इससे ये जो फंड्स हैं, इनकी जो रिटर्न्स है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कई फंड्स ने 25 से 40% तक का एक्सपोजर एक ही स्टॉक पे लिया है। तो इन फंड्स की जो परफॉर्मेंस है वो एक या दो स्टॉक के परफॉर्मेंस पे निर्भर करती है। तो इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी निवेशकों से कि अगर वो सेक्टर को समझते हैं और सेक्टर फंड में निवेश करने के लिए उनको जो एंट्री है और एग्जिट वो बहुत सही मायने में इनको एकदम बिल्कुल टाइम करना होगा। अगर ये कर पाते हैं तो इस फंड में निवेश करें, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो मेरी राय यही रहेगी कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में रहें। बिल्कुल, आपने कहा यहाँ पे सेक्टर की समझ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में किस तरह की समझ होना ज़रूरी है, किस तरह का रिसर्च वर्क आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एक सेक्टोरियल फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो तो? देखिए, हर कोई सेक्टर जो है वो एक साइकिल में मूव होता है। तो अगर कोई सेक्टर, जैसे कि अगर आप आईटी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि किस हालात में आईटी जो कंपनियां जो हैं उनको अच्छा प्रॉफिट होगा, कौन से हालात में उनको नुकसान हो सकता है। अगर तो आपको ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उनका जो बिजनेस मॉडल है, उस पर भी आपको नज़र रखना होगा। सिमिलरली अगर आप एफएमसीजी कंपनी में निवेश करते हैं, जैसे कि अभी हम बात करें ड्राउट होने की संभावना है, तो इससे ये हो सकता है कि जो रूरल कंजम्पशन है या रूरल इनकम है वो गिर सकती है और उसके चलते एफएमसीजी जो कंपनियां हैं उसमें वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हो सकता है, उनकी सेल्स में इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके चलते इन कंपनियों के अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा और एफएमसीजी फंड्स के ऊपर काफ़ी दबाव हो सकता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि अगर इनको सेक्टर समझ में आता है तो निवेश करें, और अगर निवेश करना भी चाहते हैं तो 5 या 10% ज़्यादा का एक्सपोजर ना लें। यानी अगर ज़्यादा रिस्क उठाने की क्षमता है आपकी तभी ही आप इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो साफ तौर पे किसी भी नए निवेशक को तो आप सलाह नहीं देंगे सेक्टोरियल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको चाहिए कि
ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करें। अगर कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है या कर रहा है तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी उस सेक्टर में ज़रूर निवेश करेगा। आमतौर पर हमने देखा है कि 15 to 20% का एक्सपोजर उस सेक्टर में ज़रूर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लेता है। तो अगर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उसमें परफॉर्मेंस वो जो निवेशक है उससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी उस सेक्टर में निवेश करेगा। हालांकि एक्सपोजर थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन ऐसा है कि सेक्टर फंड अगर सेक्टर नहीं चला तो उसमें जो पैसा है वो बिल्कुल वो उसमें ग्रोथ नहीं होगी। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में ये है कि अगर सेक्टर अच्छा नहीं करा तो फंड मैनेजर उससे निकल के किसी अन्य सेक्टर में निवेश कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं एलोकेशन की बात करूँ तो कितना एलोकेशन आपको देना चाहिए सेक्टोरियल फंड्स का अपने पोर्टफोलियो में? मेरे हिसाब से 10% से ज़्यादा का एलोकेशन काफ़ी रिस्की हो जाएगा, तो 10% तक ही आप उसको नियमित करें। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए किन सेक्टर फंड्स में आपको लगता है कि हमें निवेश करना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें कि अभी जो नई सरकार आई है और उससे ये हमने उम्मीद भी रखी है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इकोनॉमी अगर परफॉर्म करती है अच्छा तो पहला उसमें जो इम्पैक्ट है वो या उससे बेनिफिट जो आएगा वो बैंकिंग सेक्टर को आएगा। उसके अलावा हमने ये भी सुना है कि नई गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी काफ़ी निवेश करने वाली है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो आगे चल के ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड्स हैं उसमें हम अच्छा खासा रिटर्न्स देख सकते हैं। कोई खास फंड के नाम आप यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अभी इसमें एक तो ये है कि जो फंड्स की जो चॉइस है वो भी काफ़ी सीमित रहती है। तो मतलब इसमें सारे जो फंड्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहा है, लेकिन कुछ फंड जैसे हैं, जैसे HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या वो निवेशक देख सकते हैं। मैं देख रहा था कि लास्ट 3 महीने का रिटर्न इस फंड का 50% के आसपास रहा है। अगर किसी को 5 साल तक के लिए निवेश करना है तो इस फंड में निवेश कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबा है या कम से कम 5 साल तक का है तो आप सेक्टोरियल फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया, आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी होगी और साथ ही 10% से ज़्यादा का एलोकेशन आप ना रखें अपने पोर्टफोलियो में सेक्टोरियल फंड्स का। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे टैक्स बचत के लिए कहाँ लगाएं पैसा, PPF या ELSS में। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक योर मनी में। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और मेरे साथ बने हुए हैं शैलेश मुल्तानी। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ बड़ौदा से नीलेश है हमारे साथ फोन लाइन पे। गुड इवनिंग नीलेश, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि किस में और कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। सो आई डोंट हैव क्लियर आइडिया, सो हाउ डू आई इन्वेस्ट इट एंड वेयर डू आई इन्वेस्ट इट। सो आई नीड थोड़ा क्लियर आइडिया मिल जाए कि कहाँ पे और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ अपने बारे में आप बताएंगे, आप कहाँ काम करते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी सालाना आय क्या है और आपके गोल्स क्या हैं? मैं MNC कंपनी में जॉब करता हूँ एंड मेरा गोल ये है कि मैं अभी फिलहाल 1 ईयर में 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ, तो विद इन 4 ईयर या कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो मेरा क्वेश्चन है। तो आपको एक साथ 50,000 रुपए निवेश करने हैं बेसिकली। राइट। ठीक है। आप 26 साल के हैं, तो ये जो पैसे आपने इकट्ठा किए हैं ये तो कोई गोल नहीं हो सकता। गोल ये है कि आपको 3-4 साल के बाद क्या घर खरीदना है, क्या गाड़ी खरीदनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। क्या आप शादीशुदा हैं नीलेश? जी, मैरिड हूँ। ठीक है। तो आपके बच्चे हैं अगर, तो फिर उनकी पढ़ाई और उनकी शादी का खर्च? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अभी जस्ट शादी हुई है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान विद इन 5 इयर्स में कैसे उसको मैं डबल कर सकता हूँ। नीलेश, देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप अपने गोल्स को अलाइन कर लीजिए, यानी आपको कितने साल में कितने पैसों की जरूरत होगी ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। उसके बाद ही एक निवेश रणनीति हम आपको बता सकते हैं। जहाँ तक आपके 50,000 रुपए की बात है, हम शैलेश से पूछते हैं कि वो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। शैलेश फ्रेश इन्वेस्टर लगते हैं ये।
26 साल के हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने सोचा कि एक निवेश रणनीति इनको बना लेनी चाहिए अपने लिए। तो हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं? हाँ, नीलेश जी नमस्ते। आपने ये नहीं बताया कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है, तो अगर उसका आइडिया ही नहीं है उनको फिलहाल। अच्छा, अगर हम 5 साल का लेके चलें। हाँ, अगर आप 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी अगर हम एज भी देखें तो 26 साल के हैं, तो इनको चाहिए कि ये इक्विटी फंड्स में निवेश करें। इक्विटी में इनका अधिक से अधिक एक्सपोजर होना चाहिए, और अगर इक्विटी में इनको निवेश करना है तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करें, और ऐसे फंड्स में निवेश करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। आमतौर पर हमने ये देखा है कि निवेशक बाजार में जब निवेश करने के लिए उतरते हैं तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें होता यह है कि काफ़ी रिस्की स्ट्रैटेजी होती है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट भी हो जाती हैं, और इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी अगर ये इक्विटी फंड्स में निवेश करना ही चाहते हैं तो इनको एक एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं लमसम निवेश की बात करूँ, जो ये 50,000 रुपए बात कर रहे हैं निवेश करने की, वो किस तरह के फंड में डालें और कौन से फंड होंगे वो? हाँ, इनको चाहिए कि अपनी ये जो राशि है उसको 4 भागों में डिवाइड कर लें, और 4 फंड्स के नाम मैं बता देता हूँ। एक तो है कि फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड, दूसरा है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, तीसरा है HDFC इक्विटी फंड, और चौथा है बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। तो इसमें 12,500 रुपये हर फंड में निवेश कर सकते हैं, और इनको चाहिए कि थोड़ा हर हफ्ते थोड़ा निवेश करें। ये पूरे जो रकम है एक ही दिन में जाके ये निवेश ना करें, हर हफ्ते चाहिए या हर 2 हफ्ते इनको चाहिए, ये एक फंड में निवेश कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि इनका थोड़ा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, और ये मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसका भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे नीलेश आपको बता दिया गया है 50,000 रुपए जो आपके पास पड़े हुए हैं उनको आपको 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 फंड्स के नाम आपको बता दिए हैं जहां आपको धीरे धीरे निवेश करना है। एक साथ आपको हर फंड में 12,500 रुपए नहीं डालने हैं। आपने सवाल तो यहाँ पर हमसे पूछा है इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन आपको बता दूं अगर आपने कोई इंश्योरेंस पोर्टफोलियो अपना नहीं बनाया है तो सबसे पहले अपने लिए एक टर्म प्लान ले लीजिए, और साथ ही एक फैमिली फ्लोटर भी आपको अपने लिए ले लेना चाहिए। ये सलाह आपको आज योर मनी से दी जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ फोन लाइन पे है सुहेल। नमस्कार सुहेल, सवाल पूछिए। जी, एक्चुअली मुझे जानना था कि टैक्स रिलेटेड के रिगार्डिंग, टैक्स सेविंग्स के रिगार्डिंग, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये बताइए कोई खास गोल से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट है आपका, या आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं? फिलहाल गोल्स तो करंटली कुछ नहीं है, टैक्स सेविंग के रिगार्डिंग पूछना। सुहेल, आप की सालाना आय क्या है? जी, मंथली 32 तक अराउंड आ जाती है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है अपना? अभी करंटली कुछ नहीं है। आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं? जीवन सरल है LIC का, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं है। आपके परिवार में कौन कौन है? जी, फैमिली में डैड है और मॉम एंड ब्रदर सिस्टर्स हैं। आपको एम्प्लॉय की तरफ से मेडिक्लेम पॉलिसीज मिली हुई है? आप कवर्ड हैं? जी, कवर्ड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को देखते हुए हम आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। तो क्लियरली इन्हें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करनी है, और अच्छा कि इन्होंने अपने लिए एक मेडिक्लेम प्लान भी लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। हालांकि एम्प्लॉय की तरफ से ये कवर्ड तो है ही, लेकिन खुद भी इनके पास एक होना चाहिए। आप फोन लाइन पे है सुहेल अभी मेरे साथ, तो मैं जानना चाहूँगी टर्म प्लान लिया है क्या आपने अपने लिए? जी नहीं, आपने टर्म प्लान नहीं लिया है, तो मेरे ख्याल से टर्म प्लान भी लेने की जरूरत है शैलेश यहाँ पर। तो सबसे पहले इनको एक टर्म प्लान रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अगर इनकी जो अभी एज देखी मैंने, तो इसके हिसाब से इनको टर्म प्लान भी अच्छा खासा कवर मिल जाएगा और सस्ते में ही मिल जाएगा। इनको चाहिए कि ये HDFC की क्लिक टू प्रोटेक्ट एक ऑनलाइन पॉलिसी है, ये खरीद सकते हैं। और आमतौर पर हम देखते हैं कि आजकल 1 करोड़ तक का जो कवर है वो काफ़ी मतलब शुरुआत में ले सकते हैं। ये इतना तो कवर हर एक को आजकल लगी। इनकी उम्र कम है तो मेरे ख्याल से प्रीमियम भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा इनकी जेब पर। तो ये कंपनी के वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे ये प्रीमियम कैलकुलेटर होता है, वहाँ पे कुछ डिटेल्स डालने होंगे और उनको अपना प्रीमियम पता चल जाएगा। और उनको अगर ये ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है कि इनको टैक्स प्लानिंग भी करनी है, तो इनको टैक्स कुछ पॉलिसीज़ या कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है। दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट तो यही हैं, एक तो है पीपीएफ और दूसरा है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो मेरी राय ये रहेगी कि ये इसमें भी अगेन अपना जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर लें, दोनों में डाल सकते हैं। कुछ वो निवेश कर सकते हैं पीपीएफ में, कुछ वो ELSS में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस पे ये प्रीमियम भरेंगे वो भी ATC के अंडर उनको डिडक्शन अवेलेबल होगा। ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि इनको कंपनी की तरफ से मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इनके पेरेंट्स को भी एक कवर लेना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अपोलो म्यूनिक की ऑप्टिमा रिस्टोर फैमिली फ्लोटर एक पॉलिसी है, वो ये ले सकते हैं। इन्होंने इनकी पेरेंट्स की एज मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये 50 प्लस के आसपास हैं तो इनको 10 लाख का कवर अगर लेते हैं तो इसमें कम से कम 25 से 30 हज़ार का प्रीमियम इनको पे करना होगा। सोहेल, आप फोन लाइन पे हैं अभी हमारे साथ, तो शायद आपका घर भी खरीदने का कोई गोल है, उसके लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी और कितने सालों में आप ये घर खरीदने की सोच रहे हैं? लगता है लाइन कट गई है, लेकिन जिन्होंने सवाल पूछा है वो ये है कि इन्हें 25 लाख में घर खरीदना है और शायद ये अगले साल तक ये घर खरीदने की सोच रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने ये बताया नहीं कि इन्होंने इस मकान खरीदने के लिए कितना पैसा ऑलरेडी जमा किया है। बिल्कुल। अगर हम ये पकड़ के चलें कि इनको पूरी रकम की ये लोन लेना होगा, तो शायद उनको इनकी जो इनकम प्रोफाइल है उसको देखते हुए शायद इनको इतना लोन ना भी मिले। अगर मिल भी जाता है तो इनकी जो EMI है वो 24,000 के आसपास आएगी। बिल्कुल। और इनकी अगर इनकम देखें तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगा, शायद अनरियलिस्टिक भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा वेट करना होगा, या तो फिर इनको अपना थोड़ा बजट कम भी करना होगा। चलिए, तो फिलहाल आप अपना घर खरीदने का प्लान होल्ड पर रख सकते हैं सोहेल, लेकिन जल्द से जल्द अपने लिए टर्म प्लान ले लीजिए जो है HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट का। उसके बाद आपको अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा रिस्टोर का हेल्थ प्लान भी रेकमेंड किया गया है, और साथ ही आप PPF और ELSS दोनों में चाहें तो अपने लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे यहाँ पर हर महीने करना है निवेश तो RD या SIP, कहाँ मिलेगा अच्छा रिटर्न। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में हम दे रहे हैं आपके निवेश पर सटीक सलाह। मेरे साथ बने हुए हैं शैलेश मुल्तानी। लेते हैं अगली दर्शक का सवाल। रत्ना सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार रत्ना जी, बताएं कहां से बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर calling me and taking my question. Thank you so much for sending your question to us. सवाल क्या है आपका? I have written so many mails, but fortunately this time आपने सवाल को लिया है जी। मैम एक्चुअली मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो काफी पुराने हैं। मैंने अपना पोर्टफोलियो वैसे भेजा था मेल पे, और इक्विटी भी काफी पुरानी है, तो और कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसे एडवाइस लेना था। पुरानी जो मेरी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके वो है DSP, ब्लैक रॉक, प्रूडेंशियल, IDFC म्यूचुअल फंड, दैट इज क्लासिक इक्विटी एंड इंपीरियल इक्विटी, दोनों में है, और SBI मैग्नम टैक्स स्कीम। कुल मिला के इन फंड्स में आप कितने की SIP कर रही हैं? जी, कुल मिला के इन म्यूचुअल फंड्स में आप कितने की SIP कर रही हैं? नहीं, ये हो चुका, ये पुराना है। अच्छा, ठीक है। और तो मेरा लमसम में था। अच्छा, आपका लमसम था। और आपको कितने की SIP करनी है? अभी फिलहाल लगभग 4 या 5 की, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं SIP करूं या RD करूं। ठीक है रत्ना जी, कोई खास गोल है आपके जहन में जिसके लिए आप ऐसे इकट्ठा कर रही हैं? ऑब्वियसली एक लाइफ में एक गोल होता है कि एवरीबॉडी शुड बी इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, एक लमसम हो हमारे पास। लेकिन वो कितना अमाउंट है जो आप चाहती हैं जिससे आपकी जिंदगी आपको लगता है कि बेहतरीन अंदाज में गुजरेगी? वैसे तो इन चीजों की कोई वो नहीं होती, लिमिटेशंस नहीं होती है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि बेहतरीन रिटर्न आपको किस निवेश से मिलेगा यहाँ पर। तो रत्ना जी, जैसे कि आपने सुना शैलेश जी कोई खास गोल नहीं है, अभी इन्होंने मेरे ख्याल से अमाउंट डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगर ये SIP करती हैं 4 या 5 हज़ार रुपये निवेश करना चाहती हैं हर महीने, RD करें या SIP करें?
देखिए रत्ना जी नमस्ते। अगर आपको आरडी करना है तो मेरे हिसाब से आपका जो निवेश का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन हम बोलते हैं वो अगर छोटा है तो फिर आप आरडी करिए, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहती हैं तो फिर एसआईपी आप कर सकती हैं। इक्विटी फंड में आपने ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बनाए रखा है, तो उसमें है आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईडीएफसी, इंपीरियल और क्लासिक इक्विटी फंड। तो मेरे ख्याल से इन तीनों फंड से आप निकल जाइए। इन तीनों फंड्स का इतना परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा है। इसके बजाय आप जैसे मैंने बताया कि बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है या एचडीएफसी इक्विटी फंड है, ये 3 जो फंड्स हैं इसमें आप अपना निवेश कर सकती हैं। आपने बताया कि आपको 5,000 तक की एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो 2,000, 2,000 और 1,000 करके आप एक पोर्टफोलियो बना सकती हैं। डीएसपी स्मॉल एंड मिड कैप फंड जो है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, आप इस फंड में बने रहिए। और जो जैसे आपने कहा कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपका जो गोल है वो है बिल्डिंग अ वेल्थ पॉट या एक बिल्कुल वेल्थ क्रिएशन का ही गोल है इनका। गोल है इनका, तो बस आप थोड़ा सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन रहिए और मेरे हिसाब से आने वाले दिन काफ़ी अच्छे हैं। तो एक सवाल इनका यहाँ पर है कि ये समझना चाहती हैं कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का मतलब क्या होता है और क्या उसके लिए हमें ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये है कि जब भी फंड कोई प्रॉफिट करता है और डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो वो डिविडेंड बजाय आपको अगर मिलने के बजाय वो फंड में अगेन फिर से वो निवेश हो जाता है, तो उसको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पैसा आपके हाथ में आता नहीं है, वो सीधा फंड में वापस से इन्वेस्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अभी कोई मायने नहीं है। पहले ही इसकी थोड़ी वैल्यू होती थी क्योंकि टैक्स रूल्स थोड़े डिफरेंट थे। अभी इसका कोई अहमियत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ ऑप्शन में बने रहिए और आप जैसे मैंने कहा कि आप पेशेंस रखिए और डिसिप्लिन रखिए, बिल्कुल, और सिस्टमेटिक तरीके से आप निवेश कीजिए। आप ज़रूर अपना जो लक्ष्य है जो आप अपना ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे, जो आपका जो वेल्थ पॉट जो आप जल्द से जल्द अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आरडी के बजाय आपको योर मनी से आज एसआईपी करने की सलाह दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा रत्ना जी। इसी के साथ शुक्रिया शैलेश आज शो पर आने के लिए, और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।